नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और हम लोग पिछली कक्षा में एक दूसरे से आमने सामने सजीव कक्षा में बातचीत कर रहे थे। फिर आपने कहा कि आप सभी को अलंकार पर वीडियो चाहिए, अर्था अलंकार पर, तो मैंने वो वीडियो आपके लिए भेज दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हालांकि आप लोगों ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, आप लोगों ने बताया नहीं कि कैसा लगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं चूंकि आप सभी लोग उसे पूरा पूरा देखे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा लगा होगा। और उसी कक्षा में आप लोगों ने कहा था कि हम जो ये वाक्य पढ़ रहे हैं और अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद पढ़ रहे हैं, सर आप उस पर भी एक वीडियो बना दीजिएगा। तो मैं आपकी बात मान लिया और मैं आज उस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप सभी बहुत ध्यान से इस कक्षा में उपस्थित रहें और बहुत ध्यान से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे समझें, क्योंकि एक बात भी अगर इसमें से छूट जाएगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर आगे की बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। एक बार में समझ में नहीं आता है, दो बार देखें, और तब भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे फिर व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करके और अपनी समस्या को सुलझा लें। जो हम लोग सजीव कक्षा में बातचीत किए थे, बिल्कुल वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि लगभग अधिकांश बहुतायत बात आप समझ चुके होंगे, और बस ये है कि हम उसे यहाँ पर एक बार लिख कर बहुत अच्छे से और समझ लेंगे, ताकि आप अगर एक नोट्स बनाना चाहें, जो कि आपको बनाना ही चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वाक्य की शुरुआत करते हैं और हम ये जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। लेकिन इससे पहले वाक्य क्या है, वाक्य के घटक क्या है, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, हम इसे समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य क्या है? वाक्य जैसे कि मैं यहां पर कुछ लिखता हूं और हम उस पर विचार करते हैं कि वाक्य की कसौटी पर कौन सी पंक्ति खरी उतरती है। देखिए, अब बच्चों ये तीन पंक्तियां हैं, आइए हम इस पर बातचीत करते हैं। इन तीनों पंक्तियों में शब्दों के प्रयोग हैं, शब्दों का समूह है। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन। अब आप इन तीनों पंक्तियों पर विचार करिए। विचार करने से हम पाते हैं कि गुलाब से बाजार मोहन लाया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन कुछ अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। मोहन बाजार से गुलाब लाया, मोहन गुलाब बाजार। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि शब्दों के क्रम को बदल दिया, हेर फेर कर दिया, तो वाक्य अर्थ देने में, संपूर्ण अर्थ देने में असफल हो गया। लेकिन जैसे ही हमने शब्दों के सही क्रम को लगा दिया,
वाक्य संपूर्ण अर्थ देने में सफल हो गया। तो वाक्य की परिभाषा क्या बनती है? वाक्य की परिभाषा यह बनती है कि जब हम शब्दों को सही क्रम से लगाते हैं। मोहन बाजार से गुलाब लाया। जब हम शब्दों को सही क्रम से व्यवस्थित करते हैं, जब हम पदों को सही क्रम से व्यवस्थित करते हैं, तो वह अपना संपूर्ण अर्थ देता है, उससे एक संपूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। इस तरह संपूर्ण अर्थ देने वाले वाक्यों के समूह को, संपूर्ण अर्थ देने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या निकल कर आई बच्चों? वाक्य की परिभाषा निकल कर आई कि शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। अब देखिए बच्चों, वाक्य की जब आप परिभाषा देखेंगे तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई? शब्दों का सार्थक समूह। सबसे पहली शर्त क्या हुई? कि उसमें शब्द होने चाहिए। वाक्य बनाने की जो पहली शर्त है वो ये है कि वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है। शब्द को आप पद भी कह सकते हैं, शब्द को हम पद कह सकते हैं, है ना। शब्दों, पदों का सार्थक क्रम, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इतनी सारी बातों में हम क्या समझ सकते हैं? यहां पर आइए आप कि सबसे पहले वाक्य बनाने की जो सबसे पहली शर्त होती है वो होती है कि आपके पास शब्द होने चाहिए। शब्द या पद, फिर से मैं बता रहा हूं, शब्द या पद। शब्द को ही पद कहते हैं, पद को ही शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे पद कहलाने लगते हैं। ठीक है, अलग से हम उसे अकेले जब वो होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं, और जब हम वाक्यों में प्रयुक्त कर देते हैं तो वहां पर उसे पद का स्थान प्राप्त हो जाता है। मतलब ये कि शब्द को ही हम पद कह सकते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि हमारे पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, शब्द संचय करने की हम में शक्ति होनी चाहिए। और जब हम शब्द चुन लेते हैं, हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब हम शब्द चुन लेते हैं तो फिर हमें उसे एक सार्थक क्रम में लगाना होता है, तब वह सही अर्थ देता है। तो जो दूसरी बात होती है वाक्य में देखने वाली वो ये कि शब्दों का एक सार्थक समूह बनना चाहिए। समूह बनना चाहिए, सार्थक समूह, सार्थक क्रम, आप कुछ भी कह सकते हैं। शब्दों का सार्थक क्रम, शब्दों का सार्थक समूह जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है। मतलब कि शब्द होने चाहिए, उसका सार्थक समूह होना चाहिए और वह संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होना चाहिए। यहां पर देखिए, मोहन गुलाब बाजार, इन्हीं वाक्यों से मैंने ये शब्द लिया लेकिन अर्थ नहीं दिया। गुलाब से बाजार मोहन लाया, बिल्कुल यही शब्द यहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं यहां पर, लेकिन क्रम बदल गया। ठीक है, तो शब्द होने चाहिए वाक्य में, वाक्यों का सार्थक समूह होना चाहिए और संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होना चाहिए। अब यहीं पर बहुत ही आसान मामला है कि आपसे पूछा जाए कि वाक्य के कौन कौन से गुण होते हैं,
तो वाक्य की परिभाषा में ही वाक्य का गुण छिपा हुआ है। अगर आप वाक्य की परिभाषा याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो इसी परिभाषा में वाक्य का गुण छिपा हुआ है। क्या? वाक्य शब्दों का समूह है, सार्थक समूह है, संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है। कम से कम 3 विशेषताएं तो आप यहां पर जान ही गए। अब आगे हम और बातचीत करेंगे। तो बच्चों इस विश्लेषण से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। अब देखिए, वाक्य में हम कुछ वाक्य के घटक होते हैं कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुए और जो पद कहलाए उनकी पहचान क्या है, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं। आप सुने होंगे कि वाक्य में कर्ता होता है, वाक्य में क्रिया होती है, वाक्य में कर्म होता है, वाक्य में सहायक क्रिया होती है, वाक्य में अव्यय होते हैं, है ना, क्रिया सकर्मक और अकर्मक होती है, ढेर सारी बातें हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ वाक्य पढ़ रहे हैं और रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये जानते हैं कि वाक्य में समझने के लिए, पदों की पहचान के लिए कौन कौन से ऐसे प्रमुख पद हैं जिन्हें हमें जानना ही चाहिए। मैं यहां मिटाता हूं और आपसे आगे बात करता हूं। देखिए बच्चों, एक उदाहरण से समझिए। मैं यहां पर एक दूसरा उदाहरण लिखता हूं, उसे समझिए। मोहन सुबह से पतंग उड़ा रहा है। ये पहला। एक और वाक्य देता हूं मैं। सीता छत पर सो रही है। अब आइए इन्हीं 2 वाक्यों के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मैं बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं। वाक्य में देखिए, वाक्य में एक कर्ता होता है। यहां पर मोहन करता है, यहां पर सीता करता है। तो कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को संपन्न करने वाला व्यक्ति। क्रिया जिसके माध्यम से संपन्न होती है वह कर्ता कहलाता है। इस पंक्ति में देखिए, मोहन सुबह से पतंग उड़ा रहा है। क्रिया क्या हो रही है? पतंग उड़ाने की। उसे कौन संपादित कर रहा है? मोहन कर रहा है। इसलिए मोहन यहां पर कर्ता हो गया। अब दूसरे उदाहरण देखिए। सीता छत पर सो रही है। क्रिया कौन सी संपादित हो रही है? सोने की क्रिया संपादित हो रही है। उस क्रिया को कौन संपादित कर रहा है? उस क्रिया को सीता संपादित कर रही है। इसलिए यहां पर सीता कर्ता हो गई। ठीक है बच्चों, तो वाक्य में एक कर्ता का होना बहुत आवश्यक है ना। अब देखिए, कर्ता के बाद कर्ता जो भी कार्य संपन्न करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया का भी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्रिया के बिना कैसे वाक्य बनेगा? तो देखिए, मोहन यहां पर क्या काम कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। मतलब क्रिया क्या हो गई? पतंग उड़ाना। ये संपूर्ण क्रिया है। पतंग उड़ा रहा है मतलब क्रिया हो गई पतंग उड़ाना। दूसरे उदाहरण में देखिए, सीता छत पर सो रही है। तो यहां पर क्रिया हो गई सोना, सो रही है। मतलब कि यहां पर पतंग उड़ाना और यहां पर सोना। तो ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए क्रिया। ये क्या हो गया? क्रिया।
ठीक है बच्चों, तो वाक्य में कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रिया और इसी कर्ता को हम जब व्याकरणिक कोटि में समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वाक्य के दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है उद्देश्य और दूसरा घटक होता है विधेय। तो इसे हम समझेंगे। वाक्य के जो घटक होते हैं उसमें जो सबसे पहला घटक होता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य, और जो दूसरा घटक होता है बच्चों उसे हम कहते हैं विधेय। इसे आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगा कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। मैं अभी इसमें आपको क्या समझाया? मैं आपको यह समझाया कि एक वाक्य में कम से कम एक कर्ता होता है और एक क्रिया संपन्न होती है। इसमें मोहन करता है और इसमें पतंग उड़ाने की क्रिया संपन्न हो रही है। इसी तरह दूसरे वाक्य में देखिए, सीता करता है और सीता के द्वारा जो क्रिया संपन्न हो रही है वह सोने की क्रिया संपन्न हो रही है। तो वाक्य में कम से कम हम दो चीजों को जरूर देखते हैं, एक कर्ता और दूसरी क्रिया। तो इसे हम व्याकरणिक भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ए वाक्य का एक उद्देश्य होता है और वाक्य का एक विधेय होता है। अब आइए मैं इसे मिटाता हूं और उद्देश्य और विधेय को हम विशेष तौर पर ठीक ढंग से अच्छे से यहां पर समझते हैं। आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और कॉपी लेकर के बैठे हैं तो छोटी छोटी बात को लिखते चलिए। देखिए मैंने यहाँ पर कितने देर से ये लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसे अभी तुरंत उतार सकते थे कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी उतार रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिए। मैं अभी आपको वाक्य के जो दो घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय ये बताने जा रहा हूं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि वाक्य के कितने घटक होते हैं? वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। या फिर ये आ सकता है परीक्षा में, जो गूगल फॉर्म की जो परीक्षा होती है उसमें यह भी आ सकता है कि निम्नलिखित वाक्य में से उद्देश्य है इसमें या इसमें कौन उद्देश्य है? चार ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, चार विकल्प आपके होंगे, उसमें से एक आपको चुनना है। तो अगर आप उद्देश्य और विधेय के बारे में नहीं जानते रहेंगे तो कैसे चुनेंगे कि क्या उद्देश्य और क्या विधेय है? इसलिए मैं यहां बता रहा हूं और बहुत ही सावधानी से इसे समझिए। वाक्य के घटक। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाक्य में एक कर्ता का पक्ष होता है और एक क्रिया का पक्ष होता है। एक बात कर्ता के बारे में कही जाती है और एक बात क्रिया के बारे में कही जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में हमें कर्ता के पक्ष में एक घटक दिखाई देता है और क्रिया के पक्ष में एक घटक दिखाई देता है। इसलिए कर्ता और क्रिया के पक्ष को अगर हम देखें तो हमें वाक्य के दो घटक दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं उद्देश्य और दूसरा घटक जो होता है उसे हम कहते हैं विधेय। उद्देश्य और विधेय मतलब कर्ता के पक्ष में जब हम बातचीत करते हैं, वाक्य में कर्ता के पक्ष की पहचान करते हैं तो उस पक्ष को हम कहते हैं उद्देश्य, और जब हम क्रिया के पक्ष की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं विधेय। यानी कि वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे कहते हैं उद्देश्य। और जो बात करते हैं, जैसे हम किसी के बारे में कोई बात कह रहे हैं तो जो बात कह रहे हैं उसे हम कहते हैं विधेय। ठीक है, अब आइए हम उदाहरण में दो तीन उदाहरण यहां पर लिखता हूं, उन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे अगर मैंने लिखा कि राम ने रावण को
मारा। दशरथ अयोध्या के राजा थे। मोहन अच्छा गाना गाता है। ठीक है, अब आइए इन 3 उदाहरणों पर हम गौर करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि वाक्य में एक कर्ता का पक्ष होता है और एक क्रिया का पक्ष होता है। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों में आप देखिए, कर्ता का पक्ष आपको ये दिखाई दिया राम ने, क्योंकि राम स्वयं कर्ता है, और दूसरा पक्ष क्रिया का पक्ष है, रावण को मारना क्रिया का पक्ष है। इसमें देखिए दशरथ कर्ता का पक्ष है और उनका अयोध्या का राजा होना क्रिया का पक्ष है। मोहन कर्ता का पक्ष है और यह क्रिया का पक्ष है। मतलब कि 2 पक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो कर्ता का पक्ष होता है वह उद्देश्य होता है और जो क्रिया का पक्ष होता है उसे हम विधेय कहते हैं। मतलब कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, वाक्य में, फिर से सुनिए, उद्देश्य और विधेय, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहेंगे? जिसके बारे में बातचीत की जा रही है उसके बारे में जो बातचीत की जा रही है, किसी के बारे में जो बातचीत की जा रही है उसे हम विधेय कहते हैं। आइए इन 3 उदाहरणों में हम देखें। राम ने रावण को मारा, किसके बारे में बातचीत की जा रही है? राम के बारे में बातचीत की जा रही है। मतलब कि राम क्या हो गए यहां पर? उद्देश्य हो गए। और राम के बारे में क्या बातचीत की जा रही है कि उन्होंने रावण को मारा, तो रावण को मारना विधेय हो गया। दूसरे वाक्य में देखिए, दशरथ अयोध्या के राजा थे, किसके बारे में बात की जा रही है? दशरथ के बारे में बातचीत की जा रही है। मतलब दशरथ इस वाक्य में उद्देश्य हो गए। और दशरथ के बारे में क्या बातचीत की जा रही है कि वे अयोध्या के राजा थे। मतलब अयोध्या के राजा होना विधेय हो गया। इसी तरीके से मोहन अच्छा गाना गाता है, मोहन के बारे में बातचीत की जा रही है। वाक्य में जिसके बारे में बातचीत की जाए वह उद्देश्य कहलाता है। मोहन के बारे में बात की जा रही है, मोहन उद्देश्य हो गए। क्या बातचीत की जा रही है? वो अच्छा गाना गाता है, अच्छा गाना गाना विधेय हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्रिया के पक्ष को जो स्पष्ट करता है उसे हम विधेय कहते हैं और कर्ता के पक्ष को जो स्पष्ट करता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वह उद्देश्य होता है और उसके बारे में जो बातचीत की जा रही है यानी वाक्य का बचा हुआ हिस्सा वह विधेय होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब इसमें एक छोटी सी बात और आपको समझने की जरूरत है। कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए उद्देश्य को भी बढ़ा चढ़ा दिया जाता है और विधेय को भी बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। जैसे मैं यहां पर अगर कहूं राम ने रावण को मारा, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। राम क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अब मैं उद्देश्य को बढ़ा चढ़ा देता हूं। राम को मैंने लिख दिया अयोध्या के
राजकुमार। अयोध्या के राजकुमार राम ने रावण को मारा। फिर भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। भले ही मैंने राम को विस्तारित कर दिया, अयोध्या के राजकुमार राम ने, और विस्तारित कर देता हूं, प्राचीन काल की अयोध्या नगरी के राजकुमार दशरथ के सुपुत्र राम ने रावण को मारा। किसके बारे में बात हो रही है? कितना भी कूद फांद के आ जाइए, राम के बारे में ही बात हो रही है। तो इसे कहते हैं हम उद्देश्य का विस्तार। क्या बोलते हैं? उद्देश्य का विस्तार। ठीक है बच्चों। अब रावण को मारा, विधेय, विधेय के विस्तार पे बातचीत करिए। अयोध्या के राजकुमार राम ने लंका के महान सम्राट रावण को मारा। यहां जोड़ दीजिए, लंका के महान सम्राट रावण को मारा। तो भी किस राम के बारे में क्या बातचीत की जा रही है कि उन्होंने लंका के महान सम्राट रावण को मारा। तो भी विधेय लंका के महान सम्राट रावण को मारा ही हुआ। तो इस तरह से हम उद्देश्य का भी विस्तार कर सकते हैं, विधेय का भी विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमसे यह पूछा जाएगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि वाक्य में जिसके भी बारे में बातचीत की जा रही है वह उद्देश्य होता है, और जो भी बातचीत की जा रही है वह विधेय होता है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ उद्देश्य हैं। लेकिन अगर दशरथ का मैं विस्तार करूं तो क्या होगा? प्राचीन काल के महान राजा, प्राचीन काल के महान राजा, प्राचीन काल के महान राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो किसके बारे में बात हो रही है? दशरथ के बारे में बात हो रही है। मतलब दशरथ यहां पर क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अयोध्या के राजा थे, विधेय हो गया। मोहन अच्छा गाना गाता है। मोहन, अब मोहन का विस्तार करिए। होली क्रॉस स्कूल के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र मोहन अच्छा गाना गाता है। होली क्रॉस स्कूल के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला छात्र मोहन अच्छा गाना गाता है। फिर भी उद्देश्य मोहन ही रहा, चाहे आप उसका कितना भी विस्तार कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और हम अपनी सुविधा से उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी कर सकते हैं। लेकिन विस्तार से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि कितना भी विस्तार किया गया हो, बात किसके बारे में कही जा रही है। जिसके बारे में बात कही जा रही है वह उद्देश्य होता है, और जो बात कही जाती है वह विधेय होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? बच्चों, जैसा कि सजीव कक्षा में मैंने आपको एक तरीका बताया था, 3-3-2, 3-3-2। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। उनका नाम याद कैसे रखें हम, इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसी तरीके से जो तरीका मैंने आपको सजीव क्लास में जब हम सीधे सीधे मिले थे गूगल मीट से, तब मैं आपको पढ़ा रहा था। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब आइए हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। पहला विधानवाचक
प्रश्नवाचक तीसरा नकारात्मक। बहुत ही आसान है। विधानवाचक बिल्कुल सामान्य सी बात, सूचना देने वाली बात। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछते हैं। नकारात्मक नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये तीन हो गया। संकेत, संदेह और इच्छा। जो और तीन बताए थे मैंने, संकेत, संदेह और इच्छा। संकेत, संदेह और इच्छा। संकेत वाचक संदेह वाचक और इच्छा वाचक। 6 प्रकार हो गए। मैंने देखिए कितना अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। संकेत, संदेह, इच्छा। संकेत, संदेह, इच्छा। अब 2 प्रकार और बच गए। वो कौन कौन से हो गए? 7वां प्रकार आज्ञा, आज्ञार्थक जिसे हम कहते हैं। और 8वां विस्मयादि, बोधक। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं बच्चों। अर्थ के आधार पर जो वाक्यों की जो कोटियां हैं, श्रेणियां हैं, हमारे जो जितने भी वैयाकरण हैं, जितने भी व्याकरणाचार्य हैं, उन लोगों ने बहुत शोध के बाद 8 प्रकार के वाक्यों की पहचान की कि इससे अलग वाक्य नहीं हो सकते। उसमें क्या क्या है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। मतलब कि विधानवाचक बिल्कुल सामान्य सा वाक्य जिसमें हम सूचना इत्यादि देने की बात करते हैं, विधानवाचक होता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक, नहीं बोलते हैं तो नकारात्मक। तो 3 तो बहुत आसान हो गया। फिर संकेत, संदेह और इच्छा। संकेत इंडिकेशन, संदेह डाउट, इच्छा मन में उठने वाली चाह। ठीक है, तो संकेत, संदेह, इच्छा और उसके बाद आज्ञा, विस्मय आदि बोधक। ठीक, तो इस तरह से याद करने का एक बहुत आसान तरीका, बहुत आसान उपाय है बच्चों। बहुत आसानी से आप वाक्य समझ सकते हैं और वाक्य के नाम याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम ये जो 8 प्रकार हैं, हम कुछ उदाहरणों से इसे समझते चलते हैं। और जब हम एक एक वाक्य को 2-2, 3-3 उदाहरणों से समझ लेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि एक वाक्य का परिवर्तन दूसरे वाक्य में कैसे हो सकता है। ये भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तब जाकर के हमारा वाक्य पाठ संपन्न होगा। तो मैं इसे मिटाता हूं और मैं सबसे पहले विधानवाचक वाक्य पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। देखिए, विधानवाचक क्या होता है? विधानवाचक वाक्य अत्यंत ही सामान्य अर्थ रखने वाले। जब किसी तरह की कोई बात बताई जाती है, कोई सूचना दी जाती है जिसमें न तो नकारात्मकता का भाव होता है, न ही प्रश्न पूछने का भाव होता है, सामान्य तौर पर ऐसे वाक्य सूचनात्मक होते हैं। किसी बात को बताने की बात इसमें होती है, वो अत्यंत ही सामान्य होते हैं। उसमें किसी तरह की कोई इच्छा शामिल नहीं होती, उससे किसी दूसरे प्रकार के अर्थ का बोध नहीं होता,
उसमें किसी को आज्ञा देने का भी बोध नहीं होता, बस वह सामान्य सा वाक्य है। जैसे देखिए, राम घर जाता है, सीता खाना खाती है, धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है। अब थोड़ा बड़ा उदाहरण लेते हैं। पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब देखिए, मतलब बड़ा वाक्य मैंने लिखा, फिर भी इसमें आपको एक संदेश मिल रहा है ना, एक तरह की सूचना मिल रही है कि पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज भारत देश का क्रिकेट मैच इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है। कल इंग्लैंड की टीम ने भारत की टीम को 2 विकेट से हरा दिया। आज शाम को मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा। मतलब बिल्कुल सामान्य सी बात जिसमें हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वह विधानवाचक वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों पर, निषेधात्मक वाक्यों पर गौर करते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। प्रश्नवाचक पर पहले हम बात करें। दूसरे तरह का वाक्य प्रश्नवाचक। सामान्य तौर पर इस वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इत्यादि शब्दों का प्रयोग मतलब ये कि प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जहां पर ये विधानवाचक वाक्य से ही प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। जैसे ही हम विधानवाचक वाक्य में, जिसे भी हमने पहले समझा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रम मैंने यहां पर वाक्यों का लिखा था, वह क्रम जरूरी नहीं है कि वही क्रम हो। आप अपनी तरह से भी 8 क्रम याद कर सकते हैं। इसमें कोई नियम कानून नहीं है कि कौन सा पहला वाक्य होगा और कौन सा अंतिम वाक्य होगा। आप चाहें तो विस्मयादि बोधक पहला वाक्य मान सकते हैं, आपके ऊपर है। 8 वाक्य होते हैं, क्रम चाहे जो भी हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो क्रम यहां पर लिखा था वह एक तरह का वैज्ञानिक सीखने का जो वैज्ञानिक तरीका है ना, उस पर वह फिट बैठता है, इसलिए मैंने वो लिख दिया। क्योंकि विधानवाचक सबसे पहले मैंने लिखा और प्रश्नवाचक उसके बाद लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि विधानवाचक वाक्यों में जैसे ही हम क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा था कि पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो क्या लगा दीजिए, क्या पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप ये लगाएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये दूसरा वाक्य हो गया बच्चों। अभी जब हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करने का गुण सीखेंगे, तब हम वहां इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। फिलहाल तो हम ये समझते हैं
कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वह वाक्य जिसके माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाने का भाव निहित होता है। क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि शब्दों के प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी लहजे से भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बना देते हैं, लेकिन उसे हम लिख नहीं पाते हैं। घर जाओगे, प्रश्नवाचक हो गया, घर जाओगे। तुम घर जाओगे, आज्ञार्थक हो गया, लेकिन तुम घर जाओगे प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन इस भाव को हम लिख नहीं पाएंगे, तो हम वहां पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने में हमें सदा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए, क्यों, है ना, ये जो सारे प्रश्न सूचक शब्द हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब जितने भी विधानवाचक वाक्य की जो उदाहरण थे बच्चों, वो यहां पर आप रख करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ मैं विधानवाचक उदाहरण यहां पर लिखता हूं, जैसे मोहन कपड़ा धोता है, मोहन कपड़ा धोता है, सीता गाना गाती है, मैं आज नहीं नहाऊंगा। अब आइए इन तीन वाक्यों पर हम गौर करते हैं बच्चों कि क्या, कैसे हम इसको प्रश्नवाचक बनाएं। करना कुछ नहीं है, क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि शब्दों का हमें प्रयोग करना है। मोहन कपड़ा धोता है, क्या, और यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मोहन कपड़ा धोता है। सीता गाना गाती है, क्या सीता गाना गाती है। मैं आज नहीं नहाऊंगा, क्या मैं आज नहीं नहाऊंगा। इस तरह से हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मोहन कपड़ा धोता है, यदि आप इसका प्रश्नवाचक ये बनाते हैं कि मोहन क्या धोता है, कपड़ा की जगह पर आप क्या लिख देते हैं, तो ये सही रूपांतरण नहीं हुआ, वाक्यों का सही रूपांतरण नहीं हुआ। मोहन कपड़ा धोता है तो आप उल्टा सवाल एक नया वाक्य बना दिए कि मोहन क्या धोता है। आपको इसी प्रश्न को प्रश्नवाचक में बदलना है। मोहन कपड़ा धोता है, क्या मोहन कपड़ा धोता है। सीता गाना गाती है, क्या सीता गाना गाती है। आप इसे ये मत करिए कि सीता क्या गाती है, यहां पर आप क्या मत लिखिए, सीता क्या गाती है, तो उत्तर आएगा गाना। ये सही रूपांतरण नहीं हुआ, ये एक अलग से वाक्य बन गया, अलग से एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक है, रूपांतरण करना है सीता गाना गाती है, तो वही बात उसी से प्रश्न बनाइए कि क्या सीता गाना गाती है। मैं आज नहीं नहाऊंगा, तो ये मत लगाइए कि मैं आज क्या नहीं करूंगा। अगर आप नहीं नहाऊंगा की जगह नहीं नहाऊंगा की जगह पर क्या नहीं करूंगा लिख देंगे, मैं क्या नहीं करूंगा, मैं आज क्या नहीं करूंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, तो क्या नहीं करूंगा लिख देंगे और आप कहेंगे सर ये तो प्रश्नवाचक है, लेकिन ये एक अलग वाक्य बन गया। तो इसका सही प्रश्नवाचक क्या हो गया, क्या मैं आज नहीं नहाऊंगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, जिसका ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है, वो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपका उत्तर आधा सही और आधा गलत माना जाएगा। अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की शुरुआत की है और ये एक बड़ा पाठ है, इसका विस्तार बहुत है, इसमें ढेर सारे उदाहरण हैं। तो आज हम बस अब यहीं पर समाप्त करेंगे इस कक्षा को, प्रश्नवाचक वाक्य तक ही। बाकी के जो 6 वाक्य हैं, आज हमने 2 समझा, विधानवाचक और प्रश्नवाचक। इसके अलावा जो बच जाता है वह है नकारात्मक। जैसे आज मैं नहीं नहाऊंगा, तो नहीं जो है यहाँ पर नकारात्मक है, लेकिन इस नहीं को मैं प्रश्नवाचक बना रहा हूं, क्या आज मैं नहीं नहाऊंगा। तो एक वाक्य की श्रेणी नकारात्मक प्रश्नवाचक भी होता है, लेकिन उसे हम प्रश्नवाचक की ही श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों, क्योंकि अंततः उससे प्रश्न ही पूछा जाता है, क्या आज मैं नहीं नहाऊंगा, प्रश्न ही पूछा जा रहा है, इसलिए उसे हम प्रश्नवाचक की श्रेणी में रखेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। आज हमने ये पढ़ा कि वाक्य क्या है, वाक्य के क्या लक्षण हुआ करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें वाक्य से, कौन कौन सी सूचनाएं हमें वाक्य से मिलती हैं, शब्द क्या हैं, पद क्या हैं, कब हम शब्दों को पद कहते हैं, फिर वाक्य के जो महत्वपूर्ण घटक हैं जैसे कर्ता और क्रिया, ये 2 न्यूनतम तो वाक्य में होना ही चाहिए। फिर हम व्याकरणिक जो कोटि होती है उस आधार पर कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। हमने इतना जाना और उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से कर्ता का हम विस्तार कर सकते हैं। कर्ता की जो खूबियां हैं उसे हम उसमें जोड़ते चले जाते हैं, तो कर्ता का विस्तार हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। इसी तरह से कर्ता जो काम संपन्न करता है या उद्देश्य के अलावा वाक्य का जो हिस्सा बचता है वह होता है विधेय। विधेय का भी हम विस्तार कर सकते हैं, उसकी विशेषताओं को और बढ़ा चढ़ा करके। तो आज हमने ये भी सीखा, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। फिर हमने ये सीखा कि 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, कौन कौन से, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, ये 3 हुए। संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक 6 हुए। आज्ञार्थक और विस्मयादि 8 हुए। ठीक है, तो इस तरह से 8 वाक्य आज हमने, नाम तो सीख लिया लेकिन परिचय हमने 2 वाक्यों से ही प्राप्त किया। चूंकि घड़ी कह रही है कि अब हमारा समय यहीं पर संपन्न होता है बच्चों, तो आप सभी अपने किताब से, आपके पास जो व्याकरण की किताबें हैं, मेरे सामने भी ढेर सारी व्याकरण की किताबें हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ आपको पढ़ाने से पहले कि आपको अच्छे से बता सकूं, इसलिए आप भी पढ़िए। और व्याकरण में अब आप व्याकरण की किताब को जब आप पलटेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, तो अपनी भी किताब पलटिए, ढेर सारे उदाहरण देखिए, उसमें उदाहरण को हल करने की कोशिश कीजिए। जहां पे आपको परेशानी होती है मुझसे पूछिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूं और उपलब्ध रहूंगा। ठीक है बच्चों, इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।